आस्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमंद जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धे मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित अतिथिगण एवं समस्त श्रावक श्राविका समाज, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत आज मध्य उत्तर कोलकाता सभा के तत्वावधान में आमंत्रण आरोग्य को विषय पर मुनिश्री का विशेष उद्बोधन इस प्रांगण में समायोजित होने जा रहा है। उसी कार्यक्रम के साथ मध्य कोलकाता तेरापंथ महिला मंडल द्वारा कैंसर जागरूकता अभियान का आयोजन मुनिश्री के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रशांत जी पांडे विशेष रूप से उपस्थित है, जो विशेषज्ञ हैं और कैंसर के संदर्भ में विशेष जानकारी श्रावक श्राविका समाज को प्रदान करेंगे। तो कार्यक्रम की शुभ शुरुआत मैं आमंत्रित करूंगा मध्य कोलकाता तेरापंथ महिला मंडल को प्रेरणा गीत के संगान के लिए। तेरापंथ महिला मंडल मध्य कोलकाता। सुंदर ऊंची एक उड़ान भरे, बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। जागो बहनों, जागो बहनों, ओ हो, लिखे क्रांति की नई ऋचाएं, खुद उनको पढ़ते जाए। शक्ति भक्ति की ज्योत जला, इतिहास नया गढ़ते जाए। मजबूत इरादों वादों से हम जागृति का आह्वान करें, बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों, जागो बहनों, ओ हो। शुभ भविष्य भावी पीढ़ी का नारी की जिम्मेदारी रहे। शुद्धता खान पान की हो पक्की पहरेदारी। नशा मुक्ति है मंत्र शांति का, घर घर यह संगान करें। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों, जागो बहनों, ओ हो। हुआ जागरण भाग्योदय से, तुलसी प्रभुवर की आभारी। अलख जगाती रहे रात दिन, जुड़े संग से एक तारी। ऊर्जा पाकर महाश्रमण से चरणों को गतिमान करें। बनकर हम सूरज की किरणें युग धारा में प्राण भरे। आओ बहनों, जागो बहनों, ओ हो। आओ बहनों, जागो बहनों। तेजस्वी यशस्वी आचार्य श्री महासमंद जी के चरणों में भाव भरी अभिवंदना। संघ महानिर्देशिका साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभाजी के चरणों में श्रद्धा सिक्त वंदन। अत्र विराजित विद्वान मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी एवं मुनि कुणाल कुमार जी के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के सभी पदाधिकारी, सभी क्षेत्र के अध्यक्ष एवं मंत्री, यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी सभा संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सभागार में बैठे श्रावकगण का स्वागत करती हूँ। आजकल कैंसर की बीमारी बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। ये बीमारी अति कष्टदायक तो है ही, साथ ही इसका इलाज भी बहुत खर्चीला है।
जिसके कारण पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है। परंतु यदि शुरुआत में ये बीमारी का पता चल जाए और इलाज समय पर करा लिया जाए तो बड़े खर्चे से बचा जा सकता है। इसके लिए हमें 2 बातों का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले, हम ऐसा क्या करें कि कैंसर की संभावना न रहे। दूसरी, शुरुआत में ही इस बीमारी का कैसे पता लगाएं ताकि थोड़े से इलाज से ही इस बीमारी से निजात पा लें। इन्हीं सब बातों को समाहित करते हुए आज हमने ये कैंसर जागरूकता कैंप लगाया है। इसके लिए आज डॉक्टर प्रशांत पांडे जी हमारे बीच विशेष रूप से आमंत्रित है। डॉक्टर साहब हमें इन सब बातों को विस्तार से समझाएंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत जी पांडे का हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर प्रशांत जी पांडे हमारे शहर के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने व्यस्त समय में से हम लोगों को इस कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम हेतु समय दिया। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ मुनिश्री के प्रति, जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज करने की प्रेरणा दी। मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। अब मैं डॉक्टर साहब की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए उपाध्यक्ष सपना जी बरमेचा को आमंत्रित करती हूँ। गुरुवरम वंदे मुनिवरम। श्रीमान डॉक्टर प्रशांत जी पांडे एक प्रसिद्ध सलाहकार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, जिनके पास 13 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। डॉक्टर पांडे का एक विशिष्ट एकेडमिक बैकग्राउंड है और वो कैंसर देखभाल में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं। डॉक्टर पांडे की पढ़ाई NRS मेडिकल कॉलेज कोलकाता से MBBS के साथ शुरू हुई। उसके बाद SSKM IPG MER से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और प्रशिक्षित TMC मेडिकल ऑन्कोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन किया है। UK से MRCP ECMO से सम्मानित भी किया गया है। आपके करियर में मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यकाल भी शामिल है, जिससे शिक्षाविदों और अनुसंधानों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई। आपकी विशेषज्ञता के विविध क्षेत्र हैं, जिनमें फेफड़े का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जेनिटो यूरिनरी कैंसर शामिल है। आप सम्मानित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई प्रकाशनों के माध्यम से कैंसर के उपचार की उन्नति के लिए सक्रिय रूप में योगदान देते हैं। फेफड़े, अंडाशय, ब्रेस्ट कैंसर पर चल रहे नैदानिक अनुसंधान अध्ययनों में भी आपकी भागीदारी है। आप इस क्षेत्र में अपना पूर्ण समर्पण दे रहे हैं। इनका सम्मान करने के लिए, डॉक्टर साहब का सम्मान करने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ मध्य कोलकाता महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती संतोष जी वैद एवं मंत्री श्रीमती मंजू जी बरडिया को। उनका सम्मान करने के लिए परामर्शिका श्रीमती कनक जी संचेती एवं कोषाध्यक्ष ममता जी चिंडालिया को। तो ऑलरेडी मुनिवर साहब ने बताना शुरू किया था कि कैंसर ये जागरूकता अभियान शुरू हुआ है और ये महीना हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे या वर्ल्ड कैंसर मंथ के रूप में मनाते हैं। जो सेल्स हैं, जिसको कोशिका कहते हैं, जब वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जब हमारे हाथ में वो नहीं रहता है उसकी बढ़ने की क्षमता, बढ़ने की ताकत, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। तो बहुत लोगों देखिएगा एक छोटा सा सर पे ट्यूमर होके रखा है, गाल पे होके रखा है, ठीक है, वो भी एक टाइप ऑफ ट्यूमर ही है, ठीक है। उसमें भी बढ़ने की क्षमता है जो कि नॉर्मल सेल्स के उपेक्षा बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ये यहाँ से निकल के कहीं और जाने की क्षमता करता है, कहीं और जा सकता है, कोई और ऑर्गन में, बोन में, लीवर में, ब्रेन में, तो हम उस वक्त कैंसर कहते हैं। तो हमारे इंग्लिश में एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है कि एनी सेल विच हैज़ अ प्रोपेंसिटी टू मल्टीप्लाइड एंड मेटास्टेसाइज टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज कैंसर। मतलब वो वहीं ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसको दूसरे ऑर्गन में जाने की क्षमता है, वो कैंसर है। बाकी तो हमारा नॉर्मल सेल ही है, सारे के सारे नॉर्मल सेल्स हैं जो अनकंट्रोल्ड हो गए हैं, तो ये कैंसर है सिंपल डेफिनेशन में। ये बाहर से कोई बीमारी नहीं आती है, हमारे सेल मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल वे में, वो जब एबनॉर्मल हो जा रहे हैं तो कैंसर के रूप में
चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले कैंसर अवेयरनेस एक बहुत बड़ा टर्म है। कैंसर अवेयरनेस, आप सारे कैंसर को नहीं ठीक कर सकते, आप पकड़ भी नहीं सकते। भारत जैसे देश में या डेवलपिंग कंट्रीज में जहां पर इतने सारे वैरायटीज ऑफ कैंसर है, अगर आप देखें तो सर से लेके पांव तक हर जगह का कैंसर होता है। उसमें कुछ कैंसर हम पहले पकड़ पाते हैं जिनके पहले से रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाइड है, ठीक है। कुछ कैंसर है जिनके बारे में हम जान रहे हैं कि ये प्रमुख कारण है इसके कैंसर होने के, तो अवेयरनेस केवल वहीं तक सीमित है। लेकिन बाकी जो कैंसर है वहां पे अवेयरनेस काम नहीं होता है। मेनली पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, ये इस तरह के कैंसर है जो आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। अभी बहुत सारे बहुत नामी गिरामी बहुत पैसे वाले लोग जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जैसे स्टीव जॉब्स जो एप्पल फोन का मालिक है, ठीक है, मनोहर पारिकर जो हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे, पैसे की क्या कमी है, बट सर्वाइवल इज जस्ट 7 to 8 month, क्योंकि पता ही नहीं चला। जब पता चला तब लास्ट स्टेज पे, क्योंकि पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह के कैंसर में अवेयरनेस आप नहीं ला सकते हो, लेकिन इसके इंसिडेंस कम है। बाकी कैंसर जिसमें हम अवेयरनेस ला सकते हैं, जिससे हम बच सकते हैं, उसके इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है इन कंपेयर टू इसके। हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं। वेस्ट बंगाल एक गैंजेटिक रीजन है। बहुत हद तक कुछ स्टडी आई है कि वो आर्सेनिक इम्प्लिकेटेड एरियाज हैं कुछ, जहाँ पे गॉल ब्लैडर बहुत कॉमन है। तो हमारे वहाँ के लोग ज़्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर से संक्रमित होते हैं, ठीक है। जॉन्डिस हो रहा, पेट में दर्द है, पेशेंट बहुत दर्द तक डॉक्टर को दिखा रहा है, गैस 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 लेके, अल्टीमेटली पता चलता है नहीं तो कैंसर है, ठीक है। तो अवेयरनेस जो है वो वहीं तक सीमित है जहां हम देख पा रहे हैं, जहां रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जिसमें प्रमुख जो है वो मेल के केस में वो है लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ठीक है। अगर आज के डेट में देखें तो लंग कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। फर्स्ट मोस्ट कॉमन कैंसर मेल के क्षेत्र में है मुंह का कैंसर, जो कि बहुत सारे जर्दा, तंबाकू, वो सुपारी, ये सब खाने का प्रमुख कारण है। फीमेल में अगर देखते हैं तो आज से 5 साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर था, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोग डेवलपिंग से डेवलप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फीमेल्स के क्षेत्र में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, उनके जीवन पद्धति जो शैली है उसमें चेंजेस आ रही हैं। तो इसके कारण जो पहले सर्वाइकल कैंसर कॉमन था, आज के डेट में हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर मेल के क्षेत्र में, ये तीसरा, कोलोन कैंसर। तो इसमें अगर देश की जो प्लानिंग है कैंसर प्रिवेंशन प्लान, उसकी बात करते हैं तो हम लंग कैंसर टू सम एक्सटेंट, ओरल कैंसर बहुत हाईली एक्सटेंट, प्रोस्टेट कैंसर टू सम एक्सटेंट को अवेयरनेस फैला सकते हैं। और इसको होने के पहले नहीं, प्रिवेंशन नहीं है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले स्टेज में, रोक नहीं सक रहे हैं। रोक सकते हैं कब? जब हम अपनी जीवन शैली प्रबंध करते हैं। लेकिन अगर कैंसर होना, कि बहुत सारे इस तरह के वैरायटी है जहां पे कैंसर म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, आप इन्वायरमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। हम आपके सामने बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, आप कितना हमें रोकिएगा? ये इन्वायरमेंट धीरे धीरे पॉल्यूट हो रहा है। तो एक पैसिव स्मोकिंग, घर में बाप पीता है, उसके बच्चे हैं, बच्ची हैं, औरत हैं, सब अफेक्टेड है पैसिव स्मोकिंग से। तो चीज़ों को बदला जा सकता है। अगर कैंसर होता है तो अर्ली डिटेक्शन किया जा सकता है। और कुछ मैडम बोल रही थी कि खर्चे बचाए जा सकते हैं। अगर इनिशियली हम पकड़ लें तो काफ़ी हद तक खर्चों पे नियंत्रण लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, नो डाउट। अभी आज के डेट में एक साइकिल की कीमत करीबन 7 से 8 लाख रुपये है। नए ड्रग्स जो आ रहे हैं तो वो कितने चलेंगे पता नहीं। 3 करोड़ 4 करोड़ तक के ट्रीटमेंट है हमारे पास। अनाउंसमेंट कर दीजिए। Sure. व्हीकल नंबर 141। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लंग कैंसर से, ठीक है। नेक्स्ट, वो क्या करता है कि वो हवा को ट्रैप करता है। नाली से आपकी हवा नाक के द्वारा नाली बैलून तक पहुंचती है
और उस बेलून के अगल बगल बहुत छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, जो खून की नली होती है, वो ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से लेके उस बेलून तक ले जाती है। वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और फिर ऑक्सीजन वहां से नीचे की तरफ अलग अलग ऑर्गन पे चला जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल रहा है, ऑक्सीजन वहां से घुस रहा है बॉडी में। तो कैंसर इस नली से, मतलब कि नाक का जो ट्रैकिया है वहां से लेके और वो जो बेलून का एरिया है वहां तक कहीं भी हो सकता है। यह है लंग कैंसर। फिर वही डेफिनेशन कि जो कंट्रोल्ड है, ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ जो हो रहा है वो कंट्रोल वे में नहीं हो रहा, वो कैंसर है। नेक्स्ट स्लाइड। एक बार फिर से, हाँ, लंग कैंसर स्टार्ट होता है वहां से, बट इट्स वेरी डेडली, काफी डेडली कैंसर होता है। अगर आज से हम 6 साल पहले की घटना अगर याद करें, तो अगर कैंसर है लंग कैंसर और मेटास्टेसाइज हो चुका है, इवन कि ब्रेन या बोन तक पहुंच गया है, तो अल्टीमेट सर्वाइवल नॉट देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं है। आप कुछ भी कर लो। अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं और कितने ये बढ़ाए गए हैं, बट इट्स द मोस्ट डेडलीस्ट। अभी तक मेल के क्षेत्र में लंग कैंसर सबसे ज्यादा खतरनाक कैंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। सो हम एक बार उधर आ जाते हैं, कुछ डाटा दिख नहीं पा रहा है। 17,96,144, यानी कि अराउंड जितने डायग्नोस हुए हैं उससे अराउंड 18% लोग एक्सपायर कर गए। 2020 की ये डाटा। नेक्स्ट बताए कॉमन कैंसर जो है। नेक्स्ट, सो कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। सबसे कॉमन कॉज है वो है स्मोकिंग। सबसे ज्यादा जो भी सिगरेट है इन एनी फॉर्म, नॉट ओनली आप जो फिजिकल सिगरेट है, अभी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी आई है, ठीक है, मशीन से सिगरेट पीने का, तो वो भी है। सेकेंड हैंड स्मोकिंग, मतलब हम बैठे हुए हैं, बगल वाले सिगरेट पी रहे हैं, वो भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग। जेनेटिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ चीजों को रोक सकते हैं, जैसे हम एज को नहीं रोक सकते, मेरा एज बढ़ रहा है, उसको हम किसी तरीके से रोक नहीं सकते हैं, तो वो कैंसर होने का एक प्रमुख कारण है एज। ठीक है, जेनेटिक्स, हमारे माँ बाप दादा से जो हमें विरासत में कुछ चीजें मिली हैं, या हमारे इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से हमें कुछ चीजें मिल रही है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्सेनिक, टोबैको, सेकेंड हैंड स्मोकिंग, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं अगर हम सिगरेट ना पिए, तो इससे कैंसर की रोकथाम हो सकती है। ये दिस आर द इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। थोड़ा इसको ऐसे घुमा सकते हैं क्या आप स्क्रीन को? तो सिलिकॉन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एस्बेस्टोसिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वहां बहुत माइन्यूट डस्ट निकलता है, ठीक है, जिसको निमोकोनियसिस कहते हैं। वो लंग्स में इन्फिल्ट्रेट करता है और अल्टीमेटली काफी समय बाद, अराउंड 10 to 12 ईयर्स बाद वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट, so non-smoker growing lung cancer problem in India, that's around 52.1% in non-smoker, men 41.8% and women around 88%. तो हैवक ऐसा नहीं है, यही थोड़ी देर बता रहे थे कि केवल और केवल स्मोकिंग इज नॉट द रिस्क फैक्टर। ठीक है, कितनी लड़कियां हमारे वहां इंडियन इन्वायरमेंट में लड़कियां सिगरेट नहीं पीती हैं, लेकिन ट्रेंड अभी लंग कैंसर का लड़कियों में बहुत इंक्रीज हो रहा है। हाँ, ठीक है, और लड़कियों के लिए अलग मेडिसिन आ रही है जो कि मेल के लिए नहीं है, फीमेल के लिए अलग अलग जेनोटाइप किया जाता है, अलग म्यूटेशनल एनालिसिस की जाती है और फिर उनको दवा दी जाती है। थोड़ी देर में बताते हैं। नेक्स्ट, सो अगर हम कैंसर को डिवाइड करते हैं तो ये डॉक्टरी टर्म है, इस पर बहुत डिटेल नहीं जाते हैं। 2 तरह के कैंसर हैं, एक बोलते हैं हम लोग स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और एक बोलते हैं नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा जो होता है अराउंड 20 to 25% है इंसिडेंस, और ये 80 to 85% इंसिडेंस होता है एडिनोकार्सिनोमा। फर्क बस ये बताने का है कि ये जस्ट जानने के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि जिसको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है, आज के डेट में आप कोई भी मेडिसिन यूज करो, कुछ भी ट्रीटमेंट यूज करो, अगर एक्सटेंसिव डिजीज है तो ओवरऑल सर्वाइवल मात्र 12 महीने की है, 12 मंथ, अगर स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है तो।
ठीक है। और दवा जो अभी आज की दवा है उसकी कीमत है 6 लाख रुपीज पर साइकिल। दैट शुड बी कंटिन्यू फॉर 36 साइकिल। लेकिन 36 साइकिल पेशेंट को ले नहीं पाता, 17, 18, 19 में ही हो जाता है। तो 6 लाख रुपया महीना फॉर 1 साल, और अल्टीमेटली क्या है, वही 1 साल लाइफ है। नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा बड़ा सा टॉपिक है, थोड़ी देर बाद बताते हैं। नेक्स्ट, सो ये देखिए, ये बहुत सारे जगह हम लोग देखेंगे ओल्ड एज में जहां प्रॉब्लम होती है। अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं डिटेक्शन का, कुछ हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी से भी गड़बड़ होती है, ठीक है। हम ये आशा ही नहीं करते हैं या घर वाले एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि हमें कैंसर हो सकता है। ये सबसे बड़ा चीज है। कैंसर कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई श्राप नहीं है, ये बीमारी है, हमको आपको किसी को हो सकती है। छुपाना, ना बताना, ठीक है, और सामने वाले फिजिशियन को या डॉक्टर जो देख रहा उसको भी विश्वास न होना कि इनको कैंसर हो सकता है, ये सारे फुटफुल है। यहां क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास जो आते हैं, एक न्यूमोनिया लेके आए, धीरे धीरे न्यूमोनिया कॉन्सोलेशन में चेंज हुआ, चेंज होते होते पता चलता है कि लोग कहते हैं टीबी है, कुछ दिन टीबी की दवाई खाए, अल्टीमेटली लास्ट में पता चलता है कि नहीं, ये कैंसर है। तो आपको एक उचित डॉक्टर, अगर लंग्स का प्रॉब्लम है तो उचित डॉक्टर को दिखाइए, दैट इज पल्मोनोलॉजिस्ट, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उसको दिखाइए, क्योंकि अभी हर चीज के स्पेशलिस्ट अवेलेबल है भारत में। आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो ओरिजिनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइए, आपके पास चेस्ट प्रॉब्लम है तो ओरिजिनली पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाइए, दिखाइए। नो डाउट वो एक जनरल फिजिशियन, एक जनरल काम जो कर रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छा से देखेंगे, ज्यादा अच्छे से चीजों को समझते हैं, क्योंकि केवल वही देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं। बहुत दिन से खांसी होना सबसे कॉमन, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस में पता चलता है कि 2 सप्ताह से ज्यादा अगर खांसी है तो आप एटीडी और ट्यूबरक्लोसिस की दवा डॉक्टर स्टार्ट करता है, अगर इवन डायग्नोसिस भी नहीं हो पा रहा है तो भी। कैंसर में भी इसी तरह से बहुत दिन से खांसी रहती है, माइल्ड चेस्ट पेन हो सकता है, कफ के सहारे खून निकल सकता है, ठीक है। ये सारी चीज कॉमन है जो बाकी न्यूमोनिया, टीबीओ भी सब में होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको खांसी है, आपका सर घूम रहा है, वोमिटिंग लग रही है, या बैक में पेन हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, कोई ऐसी हड्डी जो छूने से दर्द कर रही है, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं कैंसर के। तो एक पहला पार्ट जो बहुत डिजीज के लिए कॉमन है, लेकिन उसके बाद का पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ इस तरह की चीजें कैंसर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। सो साइन सिम्टम भी 2 तरीके से हो सकता है। एक, अगर कैंसर जब तक यहां है, लोकल है, तब तक लोकल सिम्टम, जब वो फैल रहा है तो फैलने का सिम्टम्स। तो लोकल सिम्टम्स बाकी सब बीमारी से मैच करता है, जो फैलने का सिम्टम्स है वो केवल और केवल उसके लिए अपना कैंसर का। तो जिस ऑर्गन में जा रहा है उसके लिए वैसा ही सिम्टम्स ले रहा है। अगर बोन जा रहा है तो बोनी पेन हो रहा है, ब्रेन में घुस रहा है तो आपको कन्वल्सन, मिर्गी जैसा आना, ठीक है। अगर लीवर में घुस रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, ठीक है। बोन मैरो घुस रहा है तो एनीमिया हो रहा है, आपका ब्लड कम जा रहा है, ब्लड ठीक नहीं हो रहा है। और किसी भी कैंसर में, कोई भी कैंसर हो, कैंसर जो होता है वोरासियस ईटर होता है, खाना खाता है। आप जो खा रहे हो वो कैंसर खा जाता है, शुरू में आपके तक पहुंचने नहीं देता है। तो सबसे पहला, आप अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अगर हम खाना खा रहे हैं, हम एकदम डेली ड्यूटी जाते हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक खा रहे हैं, लेकिन मेरा वेट डिक्रीज कर रहा है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और कैंसर जो है वो वोरासियस ईटर है। कैंसर सेल जो एक आपका 1 मिलियन सेल खाएगा, वो 100 सेल खा जाता है खाना, क्योंकि इसीलिए तो ग्रोथ हो रहा है, बढ़ तो इसी के लिए रहा है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। नेक्स्ट, कॉमन सिम्टम, परसिस्टेंट कफ, बार बार खांसी होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कमिंग ऑफ ब्लड, हेमेप्टाइटिस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस्ट, respiratory problem and shoulder, arm, chest and back pain. Next, already discussed. Next. So पूरी ग्लोबली कुछ फैक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है कि वो
कैंसर के कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण जो है वो है स्मोकिंग एंड अल्कोहल यूज। अराउंड 30% क्या हुआ? देयर इज अराउंड 30% implication of this smoking and alcohol for the development of cancer, lung cancer especially. There is 16 to 20% for the chronic infection. बहुत दिन से कुछ इन्फेक्शन होके रखा है, वो अराउंड 16 to 20%। एंड सम ऑफ द बॉडी का कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसको हार्मोनल चेंजेस कहते हैं, दैट इज अराउंड 15 to 20%। नेक्स्ट, हमारा गोल क्या है? गोल है अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो इस अर्ली डिटेक्शन और अर्ली ट्रीटमेंट से दो चीज हो रही है। एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेव हो रहा है, ट्रीटमेंट घर में हो जा रहा है, आपको हॉस्पिटल डेली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज है कि हमारा पैसा भी बच रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइन तैयार की है लंग कैंसर के लिए। नेक्स्ट, ये गाइडलाइन, व्हाट इज स्क्रीनिंग। नेक्स्ट, हम सब कभी ना कभी किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते रहते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी एक नया आपको NHS या UK में है कि एक फैमिली फिजिशियन बोल के एक टर्म है। सो व्हाट डज इट मीन फैमिली फिजिशियन? फैमिली फिजिशियन का मतलब ये नहीं आपके घर के सब कुछ को देख रहा है, कर रहा है, वो नहीं। ये है कि आपके लाइफ स्टाइल, आपके रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करके रखता है, और आपके लाइफ स्टाइल, आपके रिस्क फैक्टर से जनरेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आप में दिखती है तो वो नोटिफाई करता है फर्दर अथॉरिटीज को। जैसे हम ओबेस हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो होता क्या है कि हमारी ये लाइफ स्टाइल इन फर्दर अगर हमें खांसी होती है, हमें कुछ इन्फेक्शन होता है, तो मेरा जो फैमिली फिजिशियन है वो फर्दर हमको दूसरे के पास नोटिफाई करेगा कि भाई इस लाइफस्टाइल के पर्सन को ये प्रॉब्लम हो रहा है, देखो कहीं कुछ और तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हम अपने डॉक्टर के साथ भी बैठ के बात कर सकते हैं अगर हम किसी एक से कंटिन्यूअस दिखाते हैं और बात करते हैं तो, ठीक है। So the cancer screening refer to the process of large number of people population undergo one or more of that target designated to find the ocular tumor. Next. So same thing, early detection, screening and diagnosis. Next. 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 So किसको करना चाहिए स्क्रीनिंग? इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या हम सबको कह दें कि सारे के सारे लोग स्क्रीनिंग करते रहें लंग कैंसर के लिए? नहीं, हमें करना है, हमारा जो टारगेट पॉपुलेशन है वो 55 to 80 ईयर्स ओल्ड है। 55 से 80 साल के लोग जो हैं वो हमारे जो टारगेटेड पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारा लंग कैंसर इस एज में हो रहा है, तो मेरा टारगेट जो है 55 to 80 ईयर्स है। अब हमें देखना है कि उसमें वो कितने लोग स्मोकर हैं और कितने नॉन स्मोकर हैं। तो जो नॉन स्मोकर हैं मेरे लिए लो रिस्क फैक्टर हैं, लेकिन जो हाई स्मोकर हैं वो मेरे लिए हाई रिस्क फैक्टर हैं। और जो स्मोकर हैं उसमें भी दो फैक्टर आते हैं, वो कितने पैक्स पर ईयर पीते हैं। पैक्स पर ईयर मतलब हम एक दिन में कितना सिगरेट पीते हैं, एक साल में कितना सिगरेट पी जाते हैं। सो नंबर ऑफ पैक्स ऑफ सिगरेट स्मोक पर डे एंड नंबर ऑफ एरिया यू स्मोक्ड, मतलब मान लीजिए कि हम एक दिन में 15 सिगरेट पीते हैं और 20 साल से पी रहे हैं, ठीक है, तो आपका हो गया पर ईयर, ठीक है। एक पैक में 20 सिगरेट होते हैं काउंटेड, तो कितने साल तक पिए वो टोटल होता है। तो किसी का अगर 15 पैक पर ईयर से ज्यादा होता है तो वो पेशेंट हाई रिस्क पे आता है, और 30 के ऊपर के जो पैक ईयर है वो अल्ट्रा हाई रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे, अगर आप बात करो तो अनगिनत मोर देन 1000 ऑफ कार्सिनोजन है सिगरेट के अंदर। और सिगरेट जो है केवल 2 डिजीज का माने उत्पन्न नहीं करता है, इट प्रोटेक्ट द ओनली 2 डिजीज। अगर हम बात करें कि सिगरेट पीने से बेनिफिशियल क्या है, ठीक है, तो हमारे पास 2 डिजीज है बोलने के लिए। एक है अल्जाइमर डिजीज,
ठीक है, आपकी ब्रेन में डिजनरेशन होती है ओल्ड एज में, आप भूलने लगते हो चीजों को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज। वो नहीं होता है सिगरेट पीने वाले को। और दूसरा है एक पेट के अंदर बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये दो बीमारी देखा गया है कि सिगरेट से नहीं होती है। बाकी जितनी बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो हार्ट डिजीज है, चाहे वो चेस्ट डिजीज है, चाहे वेसल्स डिजीज है, व्हाटएवर भी, वो सब सिगरेट करता है। और सिगरेट में मोर देन 1000 कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हर तरह इस तरह की बीमारियों के कारण है। नेक्स्ट, सिगरेट अगर हम बात करते हैं कैंसर के बारे में तो ओरल, लंग, ग्लैरिंग्स, ब्लैडर, इसोफेगस, पैंक्रियाज, किडनी, ब्रेस्ट, हार्ट कंडीशन, पेप्टिक अल्सर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट। जो खोजिएगा वो मिलेगा। नेक्स्ट, सो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि लंग कैंसर जो है नंबर 1 डेडली डिजीज है। लेकिन स्क्रीनिंग करना क्या है, स्क्रीनिंग का एज बताएं, लेकिन स्क्रीनिंग करते कैसे हैं, तो ये ना बहुत बड़ा एक फिलोसफिकल है और अभी तक कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं हमारे पास है कि हम ये करेंगे तो स्क्रीनिंग मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बट कुछ स्टडीज हैं जहां बोला गया कि लो डोज सीटी स्कैन इन द एज ऑफ 50 to 80 years अ पेशेंट विद द रिस्क ऑफ स्मोकिंग और रिस्क ऑफ कैंसर, जिसका रिस्क है 55 से 80 साल का है, उनको आपको 3 ईयरली लो डोज सीटी स्कैन करना है, चेक करने के लिए कोई स्पॉट दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि सीटी स्कैन इटसेल्फ, अगर हम फुल सीटी स्कैन, फुल ब्लोन सीटी स्कैन करते हैं तो वो एक रेडिएशन का कारण है, तो वो खुद से एक कैंसर लॉन्ग टर्म में दे सकता है। तो इसलिए हम 55 से 80 साल, क्योंकि हमारी लाइफ, अगर 80 साल का कोई एजेड है तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेशन कितना है, 15 साल, 20 साल, 100 साल। तो सीटी स्कैन की वजह से कैंसर जो है वो 20 साल के बाद आएगा, तब तक तो हम रहेंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हम लोग करते हैं, एक फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा है सीटी स्कैन। चेस्ट एक्सरे बहुत पुराना हो चुका है, रेयरली अब हम लोग प्रिफर करते हैं। लंग बायोप्सी एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पिछली बार भी हमने बायोप्सी के बारे में बोला था, शायद आप लोग थी। एफएनएसी अगर कोई डॉक्टर करता है तो भूल करता है, कोई रोल नहीं है एफएनएसी का। सुई डाल के छोटा सा परीक्षा का कोई रोल नहीं है। आपको फिर से परीक्षा करनी होगी जब आप कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। स्ट्रेट वे बायोप्सी, बायोप्सी एंड बायोप्सी। एफएनएसी का रोल खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। हाँ, लंग कैंसर में 3 चीज बताएंगे जो नया है, डेवलपमेंट जो जानना चाहिए। 2020 में कुछ एक जापानीज साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, दैट इज फॉर इम्यूनोथेरेपी। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि मैजिक ड्रग, कैंसर ठीक होने के लिए मैजिक ड्रग आ गया है। ठीक है, तो इस लंग कैंसर में भी कुछ ड्रग्स आए जो कन्वेंशनल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमको बताए कि कैंसर आज से 5-7 साल पहले हार्डली 1 साल आदमी जिंदा रहता था अगर मेटास्टेटिक हो गया तो। लेकिन अभी अगर आपके पास टारगेट है, टारगेट मतलब कि 3 चीज को समझना है कि एक तो जब तक डिजीज लोकलाइज है, अगर एक ही जगह डिजीज है तो हम रेडिएशन दे सकते हैं, सर्जरी करके उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिजीज बढ़ रहा है या बड़ा है तो हम कैंसर को मारते हैं। कैंसर को मारना कीमोथेरेपी द्वारा, दवा द्वारा कहीं पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो। हम खुद एलोपैथिक हैं, पॉसिबल नहीं है। केमोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं है कैंसर का। अगर आपको केमोथेरेपी मिल रहा है कंटिन्यूअस, तो ये सोच लो आपका कैंसर ठीक नहीं होने वाला है। कंटिन्यूअस केमोथेरेपी पे आप हैं, कैंसर नहीं ठीक होने वाला। केमोथेरेपी आपके कैंसर को, सेल को मारता है, लेकिन नया कैंसर होने से रोकता नहीं है। सो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो हुआ उसको मारे, लेकिन नीचे वाला तो बैठा हुआ आने के लिए। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा तैयारी की। जैसे ये दरवाजा है, यहां हम लोग हैं, अगर है यहां हम केमोथेरेपी की बात करते हैं तो हम केमोथेरेपी हैं, आप लोग सेल हैं, मारपीट की हो सकता है मार दी है। लेकिन
अगर वो दरवाजा खुला है तो बाहर से और भी तो लोग आएंगे, और भी तो सेल आएंगे। तो हम कुछ ऐसा करें कि दरवाजा बंद कर दें और फिर यहां जो लोग बैठे हैं उनको खत्म किया जाए। तो हो सकता है कि फिर घुसे ही ना। तो 2 टर्म यूज किया गया, एक टर्म यूज किया गया टारगेट थेरेपी, एक टर्म यूज किया इम्यूनोथेरेपी। तो टारगेट थेरेपी है जो सिग्नल को बंद कर देता है, जो आपके कैंसर स्रोत के बढ़ने की ताकत है उसको बंद कर देता है। और इम्यूनोथेरेपी है कि हमारे बॉडी के कुछ सेल को वो एक्टिवेट कर देता है ताकि वो कैंसर सेल को खा जाए। ठीक है, तो ये नया एक वेपन बोले हमारे आर्मेंटेरियम में आया है। एक है टारगेट थेरेपी और एक है इम्यूनोथेरेपी। टारगेट थेरेपी सिग्नलिंग को बंद करता था, दरवाजा को बंद कर दिया। और जो इम्यूनोथेरेपी है वो हमारे अंदर में ही कुछ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं इसमें जो अगल बगल के लोग को मार सकते, उनको एक्टिवेट कर दो। ठीक है, तो ये इम्यूनोथेरेपी है। नेक्स्ट, so how can we prevent it? Cutting the cigarette smoking and maintaining a smoke-free lifestyle and reduce the risk of lung cancer. Avoid second-hand smoking whenever possible. Take precaution to reduce the exposure to the harmful chemicals at the workplace. सारी चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, अवॉइड द यूज ऑफ प्राइमरी टोबैको स्मोक। केमो प्रिवेंशन बोल के एक है कि आप कुछ टैबलेट्स, कुछ हेल्दी फूड लीजिए तो कैंसर सेल में जो म्यूटेशन है वो डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट 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 कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, सो थैंक यू लंग कैंसर के लिए मेरी तरफ से। कोई क्वेश्चन है लंग कैंसर पे तो आप लोग पूछ सकती हैं। हाँ श्योर। कि स्मोक एंड सिगरेट स्मोक इज अ बिट टू डिफरेंट थिंग्स। सिगरेट स्मोक्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ हार्मफुल हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक एमाइन्स एंड बेंजीन्स, बट द स्मोक कमिंग फ्रॉम द वुड और आपके हवन से जो आ रहा है दैट्स टू डिफरेंट। ओके, सो पैसिव स्मोकिंग आई एम टॉकिंग फॉर द कैंसर टोबैको प्रोडक्ट, नॉट फॉर द अदर स्मोक। लेकिन कुछ एक है जो कि गांव में जो औरतें रह रही हैं जो अभी तक चूल्हा चक्की करती हैं, चूल्हा से माने वुडन अगर होता है तो देयर इज अ रेयर चांस बट देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ टू प्रूव दैट। What about these hookah these days? So that's the same thing, that is also tobacco, no? Tobacco but containing less. That is tobacco. Still जहर होता है। Right. Okay, Buses वगैरह वो anything of tobacco whatever you are taking, it's either hookah, yeah, ट्रांसपोर्टेशन और का जो स्मोक हो रहा है। yeah. So even the Delhi, the person who is living in a Delhi in so what there is one study that shows who is non-smoker are taking around 10 cigarettes per day due to pollution. थैंक यू। ओपीडी में सुनने को मिलता है, हर दूसरे दिन ये ओपीडी में सुनने को मिलता है बायोप्सी। ये कंप्लीटली मिथ है सर, एकदम मिथ है। केवल 4 कैंसर, ओवेरियन कैंसर, रीनल कैंसर, ठीक है, टेस्टिकुलर कैंसर एंड ग्लाइमा, ठीक है, इस छोड़ के कहीं कुछ नहीं बढ़ता। आप बायोप्सी नहीं कराते हो, आप अपने को मुसीबत में डालते हो। बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता है, एकदम गलत चीज है। अगर आप बायोप्सी नहीं करा रहे हो तो आपका डायग्नोसिस नहीं हो रहा, डायग्नोसिस नहीं हो रहा तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो आपका डिले हो रहा है, और अब अल्टीमेटली आप बायोप्सी कराते हो। आज बायोप्सी आप ठीक हो तो नहीं कराते हो, 3 महीने बाद जब बेड रिडन हो जाते हो तो बायोप्सी कराते हो। तो बायोप्सी तो कराते हो लेकिन वो टाइम लैप्स के बाद कराते हो, जब आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो बायोप्सी नहीं कराना या बायोप्सी से कैंसर फैले, ये एक कंप्लीट मिथ है, और ये हम लोग बीच में झूठ मूठ का निकाल के रखे, ऐसा कुछ नहीं है, एक कंप्लीट झूठ है। हाँ सर, सामान्य कुछ बात सुनने में आती है, उसको कंफर्म बता रहे। आज से करीब 30 इयर्स पहले एक लैंसेट में एक अमेरिकन जर्नल है, उसमें एक ने आर्टिकल छपा था विद साइंटिफिक प्रूफ कि अगर हम 40 के ऊपर हैं और हम लोग जितना जिंदगी भर खाना खाए हैं वो अगर 40% डिक्रीज कर दें तो हमारी लाइफ 10 इयर्स बढ़ जाएगी और हमारी जो एज है वो 20 इयर्स डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कारण क्या था? कारण था कि जब हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं,
तो खाना से कुछ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनते हैं बॉडी में, ठीक है। और इस प्रोडक्ट जो ये प्रोडक्ट हैं ये हार्मफुल होते हैं। जो भी खाना आप खाएं, ये क्या करते हैं कि हमारे सेल को एजिंग में ले जाते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स को तोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि जैसे आप एजिंग में जा रहे हो, क्रोमोसोम्स टूट रहा है, वैसे म्यूटेशन होते हैं और कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें ये ऑक्सीडेंट थे, हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, ठीक है। तो दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट लें तो जो मार्केट में अवेलेबल एंटीऑक्सीडेंट हैं दैट्स आर इम्प्योर बोल सकते हैं, बहुत सारा मिलावटी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं पूरी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, रिसर्च नहीं है। लेकिन कुछ हमारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे आपने बात किया टर्मरिक, कच्चा हल्दी और लहसुन, टर्मरिक, ठीक है। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत बहुत पुरातन समय से यूज करते आ रहा है। तो होता क्या है कि अगर हम खाना कम कर दें, 40 के बाद जितना हमने खाना खाया है 40% डिक्रीज कर दें, हेल्दी लाइफ स्टाइल लें और इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, तो ये देखा गया है, प्रूव्ड नहीं है, कि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो कुछ दिन तक इंटैक्ट रहते हैं। तो कैंसर, एजिंग और डेथ होने की संभावना जो एक नॉर्मल आदमी थी उससे कम हो जाती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। कैंसर होने के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन जिस मेडिकेशन से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं वो डॉक्टर जानता है और आपको बता देता है, ठीक है। ऐसा नहीं है। और कोई डोज, हायर डोज, एक और होता है ना, हम पैरासीटामोल 1000 ग्राम कैलपोल लिखे, सामने वाला अरे सर 1000 दे रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। जो भी डोज है वो डेट इज ऑलरेडी प्रूव्ड कि इस डोज पे आपको कुछ नहीं होगा। और हर डोज का अलग अलग इंडिकेशन है। आप अगर पैरासीटामोल की बात करते हैं या एस्पिरिन की बात करते हैं, सिंपल एस्पिरिन अगर 75 मिलीग्राम हम देते हैं तो आपको कार्डियक डिजीज के लिए दे रहे हैं। अगर हम 300 देते हैं तो आपको पेन हो रहा है इसलिए देते हैं, पेन से रिलीफ के लिए दे रहे हैं, दूसरे कारण से, ठीक है। वैसे ही पैरासीटामोल 650 है तो हम आपको बुखार के लिए दे रहे हैं, 1000 है तो आपको हम दे रहे हैं एंटीपायरेटिक प्लस एनाल्जेसिक, पेन भी आपको बॉडी पेन में इसलिए दे रहे हैं। तो सब चीज की डोजिंग जो है ऑलरेडी फिक्स है, ठीक है। तो जो डॉक्टर डोज लिख रहा है आप उसको मॉडिफाई ना करें प्लीज। नेक्स्ट, evidence, okay, for a person to be happy or to be well-being, there is an important correlation. You can say that it is directly proportional to the human well-being and your health. आप जितनी खुश रहोगे उतना अच्छा रहोगे, लेकिन ऐसा कुछ साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है ये बताने के लिए। एस्बेस्टोसिस, आपके न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रिंट जो इंक यूज करते हैं ना हम लोग, वो हार्मफुल प्रोडक्ट रहता है। तो आप जब भी खाना खाते हैं वो इंक उसमें एब्जॉर्ब होता है और इट में, दिस इज अ रिस्क फैक्टर, डेफिनेट रिस्क फैक्टर। पार्डन, फॉइल पेपर, फॉइल पर यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल पेपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत माइनर क्वांटिटी में आप उससे ज्यादा पानी में पी लेते हो, ठीक है। जमीन में बैठते हो, जमीन से ले लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो। नेक्स्ट, लास्ट टाइम हम बहुत ज्यादा नहीं, एक और टॉपिक छोटा सा कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम वाले में हम लोग सर्वाइकल कैंसर बहुत अच्छा कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो आज एक लंग कैंसर सोचे और एक सर्वाइकल कैंसर सोचे, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्वाइकल कैंसर के बारे में बता दें, ऐसे ही पूनम पांडे ने काफी कुछ हल्ला करके रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट पे आ जाओ। हाँ बस यहां से। सो सर्वाइकल ऑर्गन सबको पता है, ठीक है। सो वी आर गोइंग थ्रू द डायरेक्टली टू द सिम्टम्स। वी नो व्हाट इज कैंसर, हाउ इट इज इवॉल्व, ठीक है। कैंसर कैसे होता है, कैंसर क्या है, ये शुरू का चीजें थी जो हम अवॉइड कर दिए। सो सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर, कब होता है सर्वाइकल कैंसर? जनरली सर्वाइकल कैंसर हम पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में देखते हैं। मीन्स आपका जो हमारी माता और बहनें हैं जिनका साइकिल खत्म हो रहा है, उसके बाद से ही सर्वाइकल कैंसर हमें जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। इंसिडेंस अराउंड 80 to 85% जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल है, प्री मेनोपॉजल नहीं होता है। तो जनरली क्या होता है, देयर इज ए एबनॉर्मल डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज दो तरह की, एक हो गया लिक्विड डिस्चार्ज, जस्ट नॉर्मल ल्यूकोरिया जिसको बोलते हैं,
पानी की तरह निकल रहा है, और एक हो रहा है ब्लीडिंग। दो चीजें ध्यान रखनी है, अगर ब्लीडिंग है तो चांसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर लेस है, वहां एंडोमेट्रियल कैंसर है जो बच्चेदानी का कैंसर है, और अगर लिक्विड है तो डेट इज फॉर द सर्वाइकल कैंसर। सो देयर मे बी ब्लड स्पॉटिंग, ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, ब्लीडिंग पेन ड्यूरिंग anemia because of abnormal bleeding, ongoing pelvic or back pain, urinary problem because of blockage of kidney or ureter, bleeding from the rectum, bladder or weight loss. Next. So what is the main cause? Main cause for the cervical cancer, the main cause is HPV, human papilloma virus. और इतना जान लीजिए कि भारत या डेवलपिंग कंट्री में 100% सर्वाइकल कैंसर में 95% स्क्वामस सेल टाइप होता है, और 95% स्क्वामस सेल टाइप जो है वो एचपीवी के लिए होता है। मतलब 100 अगर सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट हैं जिसमें 95 लोगों का स्क्वामस टाइप होता है, 2-3 टाइप है, उसे 95 लोग को स्क्वामस टाइप होता है, और उस 95 लोगों का 100% इस वायरस की वजह से होता है। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एचपीवी वायरस इंफेक्शन। ठीक है, और ये कब से इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं? जब बच्चियां बड़ी होना शुरू होती हैं, उस वक्त से ये इंफेक्शन जो है बॉडी में घुसने का प्रयास करता है। ठीक है, सो बहुत सारे एचपीवी के टाइप हैं, 11 है, 13 है, 16 है, 18 है, 53 है, 55, 42 है, 65 है, जिसे मोस्ट कॉमन जो है 16 और 18 है, जो कि सर्वाइकल कैंसर करता है। नेक्स्ट 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 बस। सो रिस्क फैक्टर सेम थिंग है, ड्यूरिंग योर इंटायर सेक्सुअल पीरियड लाइफ जो है वो रिस्क पीरियड है आपके एचपीवी इन्फेक्शन के लिए, फ्रॉम द एज ऑफ मेनोर्की टिल द मेनोपॉज, दिस आर द होल पीरियड इज अ रिस्क फैक्टर। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? 3 चीज। सबसे पहले हम होने ही नहीं दे, बीमारी नहीं होने दें। इसका कारण क्या हो सकता है? 2 चीज कर सकते हैं, या तो हम वायरस को बॉडी से हटा दें, वायरस घुसने ही नहीं दें तो बीमारी नहीं होगा। अगर किसी तरीके से वायरस घुस गया है तो उसको चेक करते रहें, और जिस समय वो एक्टिवेट हो हम उसको हटा दें। यही 2 तरीका तो हो सकता है कि हम सर्वाइकल कैंसर ना होने दें। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे ले जाओ, फिर पीछे ले आएंगे। नहीं, आगे 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 और आगे और आगे और आगे आगे लेते जाते आगे। बस। सो जो बाकी डॉक्टरी भाषाएं उसको थोड़ा काट लिए, जो हमारे काम की चीजें उसकी को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो अगर नहीं होने दें, बच्चा है हमारा, हमारी बेटी है, आपकी बेटियां हैं, अगर उनको पहले से ही इस बीमारी से रोकथाम कर लें तो ये इन फ्यूचर जो 95%, ओनली देयर विल बी द 5% रिस्क ना फॉर द एंटायर लाइफ, द अदर वैरायटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर, 95% आई एम एश्योर्ड दैट आफ्टर टेकिंग वैक्सीनेशन माई चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू बी इन्फेक्टेड विद द एचपीवी। ओके, सो हमारे पास वैक्सीन है, ऑलरेडी वी हैव 3 वैक्सीन according to our resources, according to our financial status, we can choose it because all the तीनों ही वैक्सीन जो है इक्वली काम करती है। तो हमारे पास एचपीवी वैक्सीन है जो हम लगवा सकते हैं हमारे बच्चों को। ठीक है, 3 वैक्सीन है, एक है गार्डेसिल, एक है सेरावेरिक्स, और अभी एक नया है दैट इज नोनावेलेंट, दैट इज गार्डेसिल 9 2016 का जो है ना। तो गार्डेसिल 4 एचपीवी स्ट्रेन से प्रिवेंट करता है, सेरावेरिक्स 2 एचपीवी से प्रिवेंट करता है, और नोनावेलेंट जो है 9 एचपीवी स्ट्रेन से प्रिवेंट करता है। लेना कब है? ये
जो एक बीच में लिखा हो ना, HPV कैन बी गिवन टू ऑल फीमेल बिटवीन 9 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ये अमेरिकन डाटा, हमारा डाटा नहीं है। ठीक है, हमारे डाटे में थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, हमारा डाटा क्या बोलता है, देयर आर 2 ग्रुप्स जनरली, 9 to 14 ईयर्स एंड 15 to 26 ईयर्स। 9 से 14 साल और 15 साल से लेके 26 साल। ठीक है, हमारे वहां 2 डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, अगर हमारी कोई बेटी है 9 से 14 साल के बीच में, तो हम उसको वैक्सीनेट करेंगे HPV से फॉर द सर्वाइकल कैंसर। कितने डोज, 2 डोज, ओनली 2 डोज विद अ गैप ऑफ 6 मंथ। 9 साल की हो गई है, गायनिकोलॉजिस्ट से बात कीजिए, वैक्सीन ले लीजिए, बहुत छोटा सा है, जाके छठ से वैक्सीन लेके आ जाना। 15 साल से ऊपर है, 15 से 26 के हैं, 3 वैक्सीन लेना है, 0, 6 एंड 12। और ये वैक्सीन का जो ड्यूरेशन है मिनिमम 6 मंथ है, मैक्सिमम 15 मंथ है। मान लीजिए हम 13 साल में मेरी बेटी ने एक वैक्सीन लिया, फिर अगला वैक्सीन हम 13 महीना, 14 महीना, 15 महीना तक ले सकते हैं, अगर किसी वक्त भूल जाते हैं। लेकिन अगर वो 13.5 साल की है और 14 पार कर गई है, 15 में लग गया है, तब उसको 3 वैक्सीन लेना है। ठीक है, तो 14 तक में अगर मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जा रहा है तो ओनली 2 वैक्सीन, 14 के बाद अगर मेरा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो रहा है तो 3 वैक्सीन। लेकिन अगर कुछ माँ HIV संक्रमित है या कुछ ट्रांसप्लांट हुआ है, कुछ इम्यूनोसप्रेशन ड्रग लेती हैं, अर्थराइटिस है बहुत दिन से, जिसके लिए स्टेरॉइड ले रही हैं, उनका कोई बच्चा है और उस एज में है तो उसको 3 वैक्सीन लेना है, इवन इफ शी इज बिलो 14 ईयर्स। ठीक है, तो हम इस 3 वैक्सीन से इस बीमारी से रोकथाम कर सकते हैं। इस पूरे सेशन का मंत्र जो है, लंग कैंसर में कोई मानने वाला नहीं है, हम जानते हैं, क्योंकि हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ब्रेस्ट कैंसर में हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, प्रोस्टेट कैंसर में हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर इन मेल, ये सारे के सारे अवेयरनेस के थ्रू हम रोक सकते हैं। ठीक है, ये सर्वाइकल कैंसर जो कभी डेवलपिंग कंट्री में फर्स्ट लाइन में था, आज सेकंड में आ गया है, ड्यू टू वैक्सीनेशन, ड्यू टू प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर अवेयरनेस। नेक्स्ट, बैक चले जाइए। हाँ, यही बस। ठीक है, तो ये तो हो गया उनके लिए जो अभी तक एक्सपोज नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारी औरतें हैं जो HPV वैक्सीन से नहीं हो पाई हैं एक्सपोज, उनको हो सकता है इन्फेक्शन हो गया है या नहीं हुआ हो, तो उनके लिए क्या हमें करना है? तो ये जान लीजिए कि देयर इज 3 टर्म फॉर स्क्रीनिंग। पहला है HPV पैप स्मीयर करना है, दूसरा है HPV DNA टेस्ट करना है, और तीसरा है विजुअल आयोडीन टेस्ट, VIA, विजुअल आयोडीन और आयोडीन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा डाटा, बहुत सारा इस तरह की चीज है कि अगर हम पूरी लाइफ में अगर एक बार स्क्रीनिंग के लिए जाएं, केवल सिंगल टाइम अगर स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं, तो भी हम अपने पूरे पॉपुलेशन के मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। एकदम चीपेस्ट है पैप स्मीयर, उसके बाद है सबसे चीपेस्ट है VIA, फिर है पैप स्मीयर और फिर HPV DNA। तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि एटलीस्ट फॉर वन टाइम इन योर इंटायर लाइफ जर्नी एक बार HPV DNA टेस्ट करा लीजिए। अगर DNA पॉजिटिव है तो देन वी कैन गो फॉर द टेस्टिंग, फर्दर टेस्टिंग, और सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है कैंसर आने के पहले। लेकिन अगर आप HPV इन्फेक्टेड हो तो ये कंफर्म है, अगर चेंजेस शुरू हो गए हैं तो कैंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 है, एक HPV DNA टेस्टिंग है, आप इसके लिए 30 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक में चेक कर सकते हो। ठीक है, इस पे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। थैंक यू। कंटिन्यूअस दैट देयर इज रिकमेंडेशन टू गो आफ्टर 30,
Okay, again the risk reduction goes by the age from the up to the 60. This is 30 to 60 years. After 60 you can just halt it. OPD बेसिस, OPD बेसिस, आप डॉक्टर से गायनिकोलॉजिस्ट मिलिएगा, OPD बेसिस में वो कर लेती है, वो जैसे स्क्रैपिंग लेके छोड़ देते हैं लोग। हम बोले अच्छा, स्किन कैंसर स्पेशली भारत में रेयर है इन कंपेयर टू आवर वेस्टर्न कंट्रीज, मैंने बहुत ही कम देखने को मिलता है कभी कभार, ठीक है। अगर आप रिस्क फैक्टर की बात करते हैं स्किन कैंसर का, तो मोस्ट कॉमन है जेनेटिक्स, मोस्ट कॉमन है जेनेटिक्स, दूसरा है अल्ट्रावायलेट रेज, और हमारी ना मोटी चमड़ी वो रेज को संभाल लेती है। तो रेयर, बहुत ही रेयर इंसिडेंस होता है, अनटिल अनलेस इट इज इम्प्लीकेटेड और इरिटेटेड कंटिन्यूसली फॉर द लॉन्ग ईयर्स। जैसे हमारा हाथ जल गया, स्कैरिंग हो गया, ठीक है, तो बहुत लोगों को देखिएगा स्किन जल गया है, एक अल्सर डेवलप हुआ है, वो धीरे धीरे स्किन कैंसर में चेंज हो जाएगा। तो स्किन कैंसर जनरली स्क्वामस सेल होता है, बेसल सेल होता है और मिलेनोमा होता है। ट्रीटमेंट सच पूछिए तो जब आपको पता चलता है, अगर सर्जरी हो जाता है तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उतना पुअर प्रोग्रेसिस नहीं है इन कंपेयर टू अदर वैरायटी ऑफ कैंसर। कार्य सदन को प्रदान की, बहुत बहुत आपको बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की। आज के कार्यक्रम के साथ में मुनिषी का उद्बोधन, जो रविवारी उद्बोधन होता है, आमंत्रण आरोग्य के ऊपर उद्बोधन होगा, तो उससे पूर्व मैं बाल मुनि कुणाल कुमार जी को आमंत्रित करूंगा एक गीत के संगान के लिए। उसके बाद हम सुनेंगे मुनिषी का उद्बोधन। श्री चरणों में वंदन। श्रद्धास्पद मुनिषी भगवान, जय जय वर्धमान भगवान, मंगलकारी नाम तुम्हारा, मिटे सकल व्यवधान, जय जय वर्धमान भगवान, जय जय वर्धमान भगवान। स्वर्ग धरा से विभुवर आए, नई रोशनी तुम प्रकटाए, तुमको परिकर हर साए, जन जन प्रभु को शीश नवाए, अतिशय धारी महावीर का करते हैं गुणगान, जय जय वर्धमान भगवान, जय जय वर्धमान भगवान। विषय सुखों से नाता तोड़ा, भर यौवन में घर को छोड़ा, ध्यान साधना कर मन मोड़ा, कर्मों के फंदों को तोड़ा, जागृत आत्मा बन कर तुमने पाया केवल ज्ञान, जय जय वर्धमान भगवान, जय जय वर्धमान भगवान। अधमों के तुम हो धारक, पतितों के हो तुम उन्नायक, चंदन बालाक तुम तारक, मानव सुरगण के तुम नायक, तेरे चरणों में हरदम है अर्पित
व्यापित तन मन प्राण, जय जय वर्धमान भगवान, जय जय वर्धमान भगवान। मंगलकारी नाम तुम्हारा, मिटे सकल व्यवधान, जय जय वर्धमान भगवान, जय जय वर्धमान भगवान। ओम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, डॉक्टर प्रशांत पांडे, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, रविवार प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है आमंत्रण आरोग्य को। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। प्रथम स्थान दिया गया है और कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया। आरोग्य अनमोल है। रोग बाजार में से मिल सकता है। हॉस्पिटलों और डॉक्टरों की भी कोई कमी नहीं है। दवाइयाँ भी बड़ी मात्रा में मिल सकती हैं। आरोग्य ही एक ऐसा तत्व है जो लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी मिलना मुश्किल है। जगत में यह कैसी विडंबना है कि व्यक्ति पहले धन प्राप्त करने के लिए आरोग्य को खर्च कर देता है और फिर आरोग्य प्राप्त करने के लिए धन खर्च करता है। रोग तो गली के कुत्ते के समान है जो थोड़ा सा दरवाजा खुला रह जाने पर बिना आमंत्रण ही घर में घुस जाता है। रोग हमारे घर में नहीं घुसे, इसके लिए जागरूक होना जरूरी है और जीवन शैली में बदलाव लाना आवश्यक है। अस्त व्यस्त नहीं, स्वस्थ जीवन शैली होगी तब ही हमारा आमंत्रण आरोग्य को मिल पाएगा और वह सत्समान हमारे घर लौट आएगा। आरोग्य का आगमन पुनरागमन लक्ष्मी के आगमन से भी महत्वपूर्ण है। आरोग्य के लिए 3 बातें नितांत आवश्यक है। नींद, आहार और ब्रह्मचर्य की साधना। सबसे पहला जो सूत्र बताया है, नींद। और ऐसा हम कह सकते हैं, आज जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, बीमारियों का जो कारण है आहार विहार गलत और जीवन शैली सम्यक नहीं, जिसके कारण बीमारियां होती है और जिसका आहार सही नहीं है, विहार सही नहीं है और जीवन अस्त व्यस्त है, वो अच्छी तरह से नींद नहीं ले सकता। शरीर को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहला जो सूत्र बताया, नींद। नींद है तो सब कुछ है और नींद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपको अच्छी नींद आती है तो आपको अच्छी भूख लगेगी, अच्छी भूख लगती है तो अच्छी नींद आएगी और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, भाव भी स्वस्थ रहेगा और पेट भी साफ रहेगा। नींद आज एक ऐसी समस्या हो गई है जिनके कारण व्यक्ति तनाव से ग्रसित हो रहा है, जिनके कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों को निमंत्रण दे रहा है। कोई भी व्यक्ति आता, हमारा नींद नहीं आती है, 8 घंटा सोता हूं, 7 घंटा सोता हूं, 1 घंटा भी नींद नहीं आती है। अब नींद क्यों नहीं आती है, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। पहला कारण यह हो सकता है जिसके टेंशन ज्यादा रहता है उसको नींद नहीं आती है।
सुबह और शाम टेंशन में रहता है, सोता भी तो टेंशन। जहां टेंशन है वहां बीमारी है। दूसरा कारण नींद नहीं आने का, नेगेटिव सोचना। जो ज्यादा गलत सोचता है, अनावश्यक सोचता है, बीमारी का कारण। तीसरा, नींद नहीं आने का कारण तत्व की भाषा में मोहनीय कर्म का उदय, उससे पहले दशनावनी कर्म का उदय। नींद का जो संबंध है वो दशनावनी कर्म के उदय के कारण। नींद कभी कभी तो ऐसा भी होता है, दशनावनी कर्म का उदय ज्यादा होता है तो ज्यादा नींद आती है, ज्यादा नींद आती है। और दशनावनी कर्म का उदय नहीं होता है तो नींद नहीं आती है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान जो है, तीर्थंकर भगवान है, उनको नींद नहीं आती है। क्यों? उनके दशनावनी कर्म नहीं है। जिनके दशनावनी कर्म है उनको नींद आती है। और ऐसे यहाँ जो जिस संदर्भ में मैं बता रहा हूं उसका साथ हम मोहनीय कर्म के साथ भी जोड़ सकते हैं। क्यों? राग देश, कषाय, अज्ञान, ये जो होता है कषाय, अज्ञान तो ज्ञानावनी कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। कषाय का संबंध मोह कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और जिसके कषाय भारी होते हैं उसको नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें नींद पर ध्यान देना है। सामान्यतया 6 घंटा 8 घंटा जिनको नींद आती है वो स्वस्थ होता है। और कभी कभी ऐसा होता है, महाराज मेरे को तो बहुत नींद आती है। ज्यादा नींद भी काम की नहीं है। ग्रंथों में बताया गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त शेषस्य कर्मसु युक्त सपनाय बोधाय योगो भवति दुखा। जो ज्यादा जागरण करता है या ज्यादा नींद लेता है, दोनों ही बीमारी का घर है। तो नींद पर सबसे पहले नींद पर ध्यान देना है। आपको स्वस्थ रहना है तो नो टेंशन ओनली अटेंशन। टेंशन फ्री हो जाओ और टेंशन जागरूक रहो। और जब आप सोते हो, आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में 10 बजे सोते हो तो 9:30 बजे आप कार्य से निवृत्त हो जाओ, निशेषम। अब मुझे कोई कार्य नहीं करना है, चिंतन कुछ नहीं करना है, बस जाप मारा करके आप सो जाओ। सोते ही आपको नींद आ जाएगी। दूसरा है, खाना पीना यदि आपका स्वस्थ है तो आपको अच्छी नींद आ सकती है। और खाना पीना स्वस्थ नहीं है तो नींद पर भी असर आता है, नींद पर भी असर आता है। और तीसरा है, आप यदि श्रम करोगे, मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो अच्छी नींद आ सकती है। लेकिन आज मेहनत कम हो गई है, सुविधावादी मनोवृत्ति का भाव ज्यादा हो गया है। आराम हराम कहते हैं, आराम हराम है। लेकिन आदमी अपने आप को इतना प्रदर्शित करने लग गया है कि मैं कोई प्रकार का काम नहीं करूंगा। क्यों? मेरे इतने नौकर है, चाकर है, मेरे पास में इतनी सुविधा है, सब कुछ है, मैं क्यों काम करूं? अरे काम नहीं करोगे तो नींद कहां से आएगी? और काम नहीं करोगे तो बीमारी होगी। और काम नहीं करोगे तो घर में कला का वातावरण निर्मित होगा। इसलिए जो श्रम करता है, श्रम में भी कठोर श्रम, ऐसा नहीं है कि कपड़े पहन लिए महाराज मैंने श्रम कर लिया। खुद के कपड़े तो खुद को ही पहनना पड़ेगा, दूसरा कौन पहनाएगा? कोई साल का 2 साल का कोई बच्चा हो तो अलग बात है, या कोई बीमार अस्वस्थ है तो अलग बात है। कठोर श्रम, कठोर श्रम किसकी तरह? उस राजा की तरह। कौन सा राजा? एक राजा था, राजा को नींद नहीं आती थी। और आप जानते हैं जिसको नींद नहीं आती उसके क्या हाल होता है, शरीर खराब, मन खराब, भाव खराब। और कभी कभी नींद की इतनी गोलियां ले लेता है और गोलियां में ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री 7 दिन के भीतर भीतर मेरे को नींद दिलाना है, और यदि तुमने नींद नहीं दिलाई तो मंत्री पद से बर्खास्त। मंत्री ने सोचा अब नींद आपको नहीं आती, उसका मैं क्या करूं? तो मेरा मंत्री पद क्यों जाए, मैंने क्या गुनाह किया? तो मंत्री था। 7 दिन के भीतर भीतर नींद दिलाना। तो ठीक है राजा। 6 दिन पूरे हो गए और कोई नींद दिलाने वाला मिला नहीं। उसने सोचा आज लास्ट दिन है। वो जंगल में गया। कहाँ गया? जंगल में गया। और वहां एक ग्वाला, बकरियों को चराने वाला, एक शिला पर बोरी बिछाकर सोया हुआ था, आराम की नींद ले रहा था।
खराटे भरा था। मंत्री ने सोचा ये नींद दिला सकता है, ये नींद दिला सकता है। और वो सोया हुआ था, हाथ ऐसे क्या, अरे तू अकेला अकेला नींद लेता, मेरे राजा जी को नींद नहीं दिलाता। बेचारा डर गया, सामने मंत्री देखा, वो मंत्री को जानता था। अरे बाबूजी मैंने क्या गलती की, तुमने ये गलती की, तू अकेला अकेला नींद ले रहा, मेरे राजा जी को नींद नहीं दिला रहा। वो बोला इसका मैं क्या करूं, राजा की नींद राजा के पास, मेरी नींद मेरे पास, नहीं तुम्हारे को दिलाना पड़ेगा। उसने सोचा फंसा, लेकिन था तो ग्वालिया, दिमाग भी था उसके पास, दिमाग भी था। वो बोला हाँ मैं राजा को नींद दिला सकता हूं, एक मेरी शर्त है, एक दिन के लिए मैं राजा बनूंगा, एक दिन के लिए मैं राजा बनूंगा, और जो आपका राजा है उसको जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, तो नींद दिला सकता हूं। मंत्री भागता भागता राजा के पास आया कि राजन एक आदमी मिला है, वो इस प्रकार की बात कर रहा है, वो 1 या 6 महीना राज्य देने के लिए तैयार, तुम मेरे को नींद दिला दे। ठीक है, आया सुबह ही, सूर्योदय होते ही वो ग्वाला राजा बन गया। और राजा ने आदेश दिया राजा को, अब वो एक दिन के लिए राजा नहीं रहा, चल मेरे साथ में। वो खेत में लेकर आया, कहाँ लेकर आया, खेत में लेकर आया। जितने भी खेत में कंकर है छोटे छोटे, इस सबको एक स्थान पर एकत्रित करना है, इकट्ठा करना है, रखना है। राजा ने सोचा ये तो मुश्किल होगी, मैंने तो कभी काम ही नहीं किया, एक पत्थर क्या, एक गिलास उठाने का भी मेरे काम नहीं पड़ा। मेरा बचपन भी वैसा बीता, अभी ऐसा ही बीत रहा। लेकिन करिष्यामि वा मरिष्यामि, मैंने जो कह दिया वो करूंगा, क्यों मैंने वचन दिया, जैसा ये राजा कहेगा वैसा मैं करूंगा। जितने पत्थर थे एकत्रित कर लिए, कम से कम 2.5 घंटा लग गया। बेचारा सांस उसका भर गया। हे माँ याद आ गई, ऐसे माँ याद आती नहीं आती, लेकिन ऐसे माँ याद आ जाती है, ऐसे भगवान भी याद आ जाते हैं। और थोड़ी देर हुई, फिर कहा भूख लगी, कहा थोड़ी भूख लगी है, थोड़ी भूख लगी है। तो उसके पास में जवार की रोटी और प्याज कांदा, 2 प्याज और 1 रोटी दे दी और खा लिए। फिर थोड़ी देर के बाद में कहा जितने पौधे हैं उन सब पौधों को 1-1 बाल्टी पानी देना है। 100 पौधे, पानी लाना कहाँ से, कुएं में से पानी निकालो और डालो। 2.5 घंटा और लगे, बेचारा पसीना पसीना हो गया, बस रोना नहीं आया और किसी और सब कुछ हो गया। लेकिन करिष्यामि वा मरिष्यामि, करूंगा या मरूंगा, ऐसे करते सूर्यास्त हो रहा है। अब वो राजा बोला, पुराना राजा, एक दिन के लिए तो वो काम करने वाला था, उसने कहा मेरे को तो नींद आ रही है। क्या आ रही है, नींद आ रही है। और नए राजा ने कहा भूख लगी, हाँ भूख तो पूरी लगी है, पूरी भूख लगी है। और राज मेलों में तो तरह तरह के आइटम वहाँ क्या थे। उसने सोचा कि मेरा राजा है तो भिंडी का साग, तोरई का साग, चपाती, बाजरे की रोटी, सर्दी का समय था, थोड़ी और व्यवस्था। और जैसे ही भोजन के लिए बैठा, फटाफट न चबाना याद आया, दबाना याद आया, दबाना। नया राजा बोला थोड़ी मेरे लिए भी छोड़ भाया, तो अकेला अकेला सब खाएगा, मैं क्या खाऊंगा। और नींद आ रही, मेरे को पूरी नींद आ रही है। अब वहाँ तो और कोई साधन था नहीं, वो शीला थी नहीं, शीला और बोरी नहीं बिछाई, राजा का सामान, एक थोड़ा सा अच्छा कपड़ा बिछा दिया और सोया। सोती नींद आ गई। नींद आए, टेंशन फ्री हो गया नया राजा, मेरा काम हुआ। और मंत्री भी खुश हो गया, मंत्री भी खुश हो गया, नहीं तो मेरा मंत्री पद जाता। नींद आ गई, मंत्री घर पर चला गया, क्यों वहाँ भी देख रेख करना था राजमहलों में। ऐसे करते करते 8 घंटा हो गया। राजा तो उठने का ही काम नहीं और खराटे ले रहा है। और सुबह सुबह मंत्री आया, मंत्री ने देखा, मंत्री को भी शांति होगी, राजा को नींद आ गई। और सूर्योदय हो रहा, सूर्योदय हो रहा है कि सूर्योदय के बाद वापिस राजा चेंज होगा, एक दिन के लिए था। और मंत्री ने कहा राजा उठो, उठ जाग रे मुसाफिर, उठ जाग रे मुसाफिर, अब हो चला सवेरा, उठ जाग रे मुसाफिर,
उठो उठो राजा उठो। अब राजा तो गहरी नींद में था और फिर हाथ से ऐसे किया, ऐसे किया। कौन है? मैं मंत्री। नालायक, सो जा, मेरे को सोने दे, डिस्टर्ब करा बीच में। ठीक है, थोड़ी देर और सोने दो, अभी सूर्योदय हुआ नहीं था। जैसे सूर्योदय के 2 मिनट पहले राजा को कहा, राजन उठो, सूर्योदय हो गया। उठे और नया राजा बोला पुराने राजा को, 100 गुना माफ करना, आपके साथ मैंने अन्याय कर लिया कि कोई अन्याय नहीं किया। और साथ में शिक्षा भी दे दी, राजा यदि तुम्हारे को नींद लेना है तो कठोर श्रम करना पड़ेगा, कठोर मेहनत करेगा तो तुम्हारे को अच्छी नींद आएगी। और तुम यदि सुविधावादी मनोवृत्ति वाला रहा, तानाशाही वाला रहा, ऐसा आराम में जिंदगी जी, तो तुम्हारे को कभी नींद आने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जिनको नींद लेना है कठोर श्रम करो, मेहनत करो। हमारे साधुओं को नींद कैसे आती? आती नहीं आती? तैयार है नींद? क्यों? हमारे साधु मेहनत करते हैं। और हमारे आचार्य कालुगुणी राज ने कहा था, मेरे साधु को कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मेरा साधु विहार करता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, गोची जाता है, बाहर पंछी जाता है। तो जो व्यक्ति कठोर श्रम करेगा उसको अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद आएगी तो काफी बीमारियों से वो छुटकारा पा लेगा। तो पहला। दूसरा बताएं आहार। हमारा आहार, लेकिन आज आहार में भी समस्या आ रही है। बाजरी, गेहूं, चना खाने वाले कम होते जा रहे हैं, और पिज्जा, बर्गर, क्या बोलते, पिज्जा ही बोलते ना, हाँ, चाऊ म्याऊ जो भी है, और पास्ता, वो भी घर का नहीं, बाहर का, होटल का। आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारे हैं, खुद रोग को निमंत्रण दे रहे हैं। यदि आपको स्वस्थ रहना है, आरोग्यवान रहना है, तो सात्विक आहार पर चिंतन करना चाहिए। 3 प्रकार का जो आहार बताया है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जैन है, जैन को तामसिक भोजन से बचना चाहिए, अभक्ष्य पदार्थों से बचना चाहिए। और कैंसर के जो विशेषज्ञ हैं, जो बड़ी बड़ी कैंसर की संस्थाएं हैं, वो क्या कह रही हैं? आहार विहार अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण तेजी के साथ में कैंसर बढ़ रहा है। और उसमें जो अंडा, मांस आदि का जो सेवन करता है, तो रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने बताया है उनके स्तन कैंसर की बीमारी होती है। और पुरुष के, ये तो स्त्री के लिए बताया, पुरुष के लिए मूत्र नली का कैंसर होने की संभावना रहती है। और अभी वर्तमान में तेजी के साथ में कैंसर बढ़ रहा है, अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण, अभक्ष्य पदार्थों के कारण, अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने के कारण। तो हम जैन हैं, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें तो विरासत में ये आरोग्य मिला है। समय समय पर क्या कहा जाता है, उपवास करो, एकादशना करो, वो करो। जैसे बताया नहीं, आप यदि कोई वस्तु नहीं खाते हैं, उपवास करते हैं, तो अंदर जो भी कोशिकाएं हैं, जो बीमारी हैं और जो कीड़े हैं आदि हैं, उनको कुछ माल मिलेगा नहीं, तो वो चुपचाप बैठा रहेगा। माल मिलता है तो उन्माद पैदा होता है, सीधी बात है नहीं। आप ज्यादा माल खाते नहीं, पेट में माल होता है तब उन्माद, और पेट में माल नहीं होता है तो चुपचाप बैठा रहता है। जो मांस कमल की तपस्या वाला है वो चुपचाप बैठा रहता है, और दिन में 3 बार खाता तो उछलता कूदता रहता है, और बॉडी देख मेरी कितनी जोरदार बॉडी है। लेकिन जो व्यक्ति उपवास करता है, पहला लाभ बताया है पाचन तंत्र मजबूत होता है। दूसरा लाभ बताया गया है रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास होता है। तीसरा लाभ बताया है समय की बचत होती है। चौथा लाभ है धन की बचत होती है। पांचवा लाभ है धर्म का विकास होता है और घर में शांति का माहौल बना रहता है। आप उपवास नहीं कर सकते हैं, सात्विक भोजन पर भी यदि आप ध्यान दें तो भी आप काफी बीमारियों से बचा जा सकता है। और यहाँ अमेरिका के जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने भी ये बताया और लोगों ने भी बताया कि जो व्यक्ति औषधि के आधार पर जो चिकित्सा करता है
और यदि वह भोजन के आधार पर चिकित्सा करे, और उन्होंने जो बताया है जैसे ये फल फ्रूट आदि करीबन 400 ग्राम का प्रतिदिन यदि सेवन करता है तो 20% कैंसर को रोका जा सकता है, 20% कैंसर को रोका जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ यदि आपका भोजन सात्विक है तो आप काफी हद तक बीमारी से बच सकते हैं। क्यों? आप मौका ही नहीं दे रहे, नहीं रोग को मौका ही नहीं दे रहे हैं। आप समय पर खाते हैं, समय पर पीते हैं, समय पर नींद लेते हैं, तो बीमारी कहाँ से होगी? तो सात्विक आहार, और उसमें भी कुछ लोग मैं तो सात्विक आहार ही करता हूँ, मात्र 10 चपाती खाता हूँ। तो ये सात्विक आहार तो है, लेकिन साथ में ये भी देखना ये पेट है, कब्र नहीं है, नहीं पेट है। पर ऐसे कब्र तो जो व्यक्ति मर जाता है उसको दफनाया जाता है, मांस का जो सेवन किया जाता है उसको एक दृष्टि से पेट को कब्र, लेकिन कहना मतलब ये पेट है, पेटी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। पेटी नहीं है, पेट है। यदि ज़्यादा आप भोजन का सेवन करते हैं तो अनेक बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, उठने में तकलीफ हो जाती है, और ज़्यादा भोजन करने से मोटापा आता है, और मोटापा के कारण कैंसर की भी बीमारी होती है, ऐसा भी वैज्ञानिकों ने कहा है। एक कारण, ये सब कारण है, कोई जरूरी नहीं है जितने मोटे हैं सबको कैंसर होता है। ये मत सोचना कि महाराज ने कहा जो मोटा है उसके कैंसर, एक एक कारण बताया है, कारण जरूर नहीं है, ये एक अपेक्षा से बात बताई है। लेकिन यदि आप सात्विक भोजन करते हैं, उन्नति तप करते हैं, उपवास करते हैं, विज्ञवर्धन करते हैं, और एक समय का आहार भी यदि आप छोड़ते हैं तो भी आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। आज सुबह एक भाई आया था, कन्यालाल जी खटे, कल रात को भी दर्शन करके गया, आज सुबह भी आया। वो बोला महाराज मैं वर्षी तप कर रहा हूँ। मैंने वर्षी तप धर्म के नाम से किया, मतलब कर्म निद्रा के लिए वर्षी तप किया। फिर बाद में मेरे को पता चला कि धर्म लाभ ही नहीं, कर्म निद्रा ही नहीं होती है, शारीरिक लाभ भी बहुत होता है हमारा। इतना मेरा शरीर स्वस्थ है, इतना शरीर स्वस्थ है जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। कारण क्यों? एक दिन तो कुछ खाना ही नहीं, और एक दिन में भी कितना खाएगा। पहले तो उन्होंने 5 वर्ष तक एक दिन अनाज खाते थे, और दूसरे दिन फल, और 24 घंटा ही मौन। और अभी 8 वर्ष से वो वर्षी तप करे हैं, उनमें 18 घंटा तो मौन, 18 घंटा मौन, और 1200 उनके पोषण हो गए थे पहले वर्ष, 1200 खाली इन 8 वर्षों में 1200 पोषण हो गए। और एकदम महाराज आज मैं 73 वर्ष का हूँ, पूरे होने वाले हैं, और एकदम फिट हूँ और हिट हूँ, कहते हैं फिट और हिट। तो ये क्यों हुआ? आहार का यदि संयम रखे, सात्विक भोजन होए, समय पर यदि भोजन होता है तो व्यक्ति बीमारी से बच सकता है। राजसिक ये तली हुई चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। यहाँ कैंसर के बारे में बताया गया है, तो ये तेल होता नहीं, तेल, और तेल को बार बार गर्म करके काम में लिया था नहीं, बार, तो वो भी कैंसर का निमित्त होता है, कैंसर की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो और ऐसा भी जैसे 3 लाल है, 3 सफ़ेद है, 3 काला, आप जानते नहीं, नमक, मैदा, मिश्री का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, कॉफ़ी, ये केक आदि का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, लाल मिर्च का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, मांस मदिरा हम तो नहीं करते, समाज में नहीं है, लेकिन इन सब से बचना चाहिए। ये सब लाल, ये सब बीमारी का घर है, और यहाँ तक कि कैंसर होने की भी संभावना बनी रह सकती है। तो इसलिए ध्यान मूल तो भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे बताएं दिनचर्या, आपकी दिनचर्या यदि व्यवस्थित है तो पुराने समय के लोग स्वस्थ क्यों रहते थे? सुबह क्या करते थे? हल्का सा नाश्ता करते थे, और फिर 10 साढ़े 10 बजे तक भोजन कर लेते थे, और शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन, और दिन भर श्रम करते थे, मेहनत करते थे। उसके कारण वो एकदम प्राय स्वस्थ रहते थे, प्राय। और आज श्रम भी कम हो गया, और स्टाइल में भी, मतलब ये लाइफ स्टाइल बोलते नहीं, जीवन शैली, तो इसमें भी क्या है, कोई 9 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 10 बजे नाश्ता करता है, कोई 3 बजे भोजन करता है, कोई रात को 9 बजे भोजन करता है। एक भाई मेरे पास में आया और मैंने पूछा, वो बोला मैं रात को 1 बजे भोजन करता हूँ। क्या? मैंने कहा नींद खराब करता होगा। तो नींद किसी की खराब नहीं करता हूँ, रसोई में जाता हूँ, भोजन करके सो जाता हूँ। ये भी बीमारी का घर है, ये भयंकर बीमारी का घर है। कि हमारे भगवान महावीर तो परम वैज्ञानिक थे, विज्ञान तो आज रिसर्च कर रहा है, भगवान ने तो सर्च कर लिया। भगवान ने जो भी बताया है केवल उपदेश नहीं दिया है, केवल व्याख्या नहीं की, उन्होंने
प्रयोग भूमि अपने मतलब साधना अहिंसा को प्रयोग भूमि बनाया है। और उन्होंने कितना आहार पर ध्यान दिया है, आहार पर ध्यान दिया, तपस्या पर ध्यान दिया, तब जाकर उनकी आत्मा का विकास हुआ। तो इसलिए तो भगवान ने जो कहा है उस पर सबको चिंतन करना चाहिए। एक यदि रात्रि भोजन का भी यदि आप त्याग कर लो, रात्रि भोजन का त्याग कर लो, 12 महीना में 6 महीना की आपकी तपस्या हो जाएगी और अनेक बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। एक भाई को मैंने कहा जब तक हम आपके एरिया में है, क्षेत्र में है, तो रात्रि भोजन का त्याग कर लो। उसने त्याग कर लिया। और उसके किराना की दुकान थी, आया महाराज मेरे तो मुश्किल होगी, अब 8-9 बजे तक किराना की, तो महाराज आज एक दिन मैंने भोजन पहले किया, सूर्यास्त से पहले भोजन किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, समय की बचत, अब मुझे 12 महीना का त्याग करा दो। क्या उसने 12 महीना का त्याग कर लिया। अब देखो कितना फायदा होता है, घर में भी शांति। आप यदि सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं तो हमारा भी माल ज्यादा बिकेगा। कैसे बिकेगा? क्यों? आप रात को फिर आके कोई काम नहीं होगा तो आप व्याख्यान वाणी सुनने के लिए आओगे, बात हमारी सुनोगे तो हमारा व्यापार होगा। नहीं तो आप कोई 8 बजे भोजन करता है, कोई 9 बजे भोजन करता है, कोई 10 बजे भोजन करता है, तो वही आ नहीं सकती है। तो इसलिए यदि एक रात्रि भोजन का भी, उसमें कम से कम अन्न का भी यदि आप त्याग कर ले तो भी आप बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। और उसमें भी ये देखना चाहिए, आजकल क्या दवाएं भी खूब छिड़कते हैं चीज़ों पर, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्या खाना क्या नहीं खाना। तो सात्विक आहार। उसके बाद में तीसरा जो है ब्रह्मचर्य की साधना। ये बहुत उत्तम साधना है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना करता है वो अपने शरीर को निरोग तो बनाता है, उसका आभा मंडल है, उसका जो ओज है पोज है वो विशेष होगा। तो हम तीर्थंकरों का आभा मंडल देखते हैं, आचार्यों का आभा मंडल देखते हैं, साधु संतों का आभा मंडल देखते हैं, और कुछ श्रावकों का भी आभा मंडल देखते हैं, कितना तेज है। आहार विहार तो है ये, साथ में उनका ओज, ब्रह्मचर्य का ओज, क्यों वीर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये 3 बातें हैं, ब्रह्मचर्य, आहार और नींद। और साथ साथ में वातावरण का भी बहुत फर्क पड़ता है, संगति का भी बहुत फर्क पड़ता है। यदि आपके घर का वातावरण अच्छा है तो आप निरोगी रहोगे, और आप संगति आपकी अच्छी है तो निरोगी रहोगे। संगति यदि आपकी खराब है तो संगति खराब होगी तो खान पान में विकृति आएगी, रहन सहन में विकृति आएगी, बोलचाल में विकृति आएगी, दृष्टि में विकृति आएगी, तो बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी आज जो भाई बहन बैठे हैं, और यदि आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं, जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, आरोग्य आमंत्रण को, और आचार्य महाप्रकृति की भी किताब है आमंत्रण आरोग्य को, आप गुरुदेव की किताब ही है, वो पढ़ोगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। आरोग्य का मतलब क्या? रोग रहित। आरोग्य का मतलब क्या? रोग रहित। मन से, वचन से, काया से रोग रहित होना। केवल शारीरिक रोग नहीं होता है, मानसिक रोग भी होता है, भावनात्मक रोग भी होता है। और सबसे बड़ा रोग कौन सा है? वो है भावनात्मक रोग। भाव, जब भाव अशुद्ध होते हैं तब क्या होता है? रोग पैदा होता है। जैसे ही आपके भाव अशुद्ध हुए और सीधा पेट पर असर आएगा, और जिसका पेट खराब उसका मन खराब, और मन खराब हुआ विकृति आई और बीमारियां शुरू हो जाएगी। तो आप भाव खराब होती, नींद पर भी असर आ जाएगा और उसका कर्म के साथ भी संबंध जुड़ जाएगा। तो ऐसे तो दशनावनी कर्म का उदय, जो मैंने आपको बताया, दशनावनी कर्म का उदय होता है तो नींद ज्यादा आती है। और जिनके दशनावनी कर्म का उदय नहीं होता है, क्षोषण होता है, तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन साथ में नींद नहीं आने का एक कारण ये भी है, यदि आपके वित्त में राग देश का भाव है, नेगेटिव भाव है, मोहनीय कर्म प्रबल है, तो भी आपको नींद नहीं आए। नींद के 2 हो सकते हैं अलग अलग, एक तो कर्म के साथ ऐसे, और एक ऐसे कर्म के साथ हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, आप यदि वास्तव में अपने जीवन को आरोग्यवान बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले भावों को अच्छा बनाओ। नेगेटिव भाव नहीं आए, हमेशा पॉजिटिव भाव आए। लुक एट पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचो। गांधी जी की जो 3 बंदर है नहीं, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और 2 बंदर हमारी तरफ से और जोड़ दो, बुरा मत करो और बुरा मत सोचो। हमेशा लुक एट पॉजिटिव। तो फिर देखो, आप 1 महीना तक आप प्रयोग करके देखो, 1 महीना तक प्रयोग करके देखो, आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, चिंतन में बदलाव आ जाएगा। और साथ साथ में अब ध्यान, योगासन, ध्यान और समय पर उठना, ये भी स्वस्थता का कारण है। मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, जो सूर्योदय के बाद में उठता, ध्यान से सुनना, जो सूर्योदय के बाद में उठता है उसके घर में दरिद्रता का निवास,
वो तन से, मन से, भाव से बीमार रहता है और धन पर भी असर आता है और धर्म पर भी असर आता है, धन और धर्म दोनों पर असर आता है। दूसरा क्या है, आप समय पर यदि भोजन नहीं करते हैं तो भी बीमारी की संभावना होती है। तीसरा जो कारण है वो रात को यदि आप देरी से सोते हैं, तो सुबह देरी से उठोगे, ये बीमारी का कारण। सामान्यतः आचार्य महाप्रभु जी फरमाते थे 10 बजे के बाद में अपने बिस्तर पर चले जाना चाहिए और 4-5 बजे के पहले मतलब सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। और सुबह सूर्योदय के पहले उठता है और यदि धर्म आराधना करता है और वो अपने शरीर को तो स्वस्थ बनाता ही है और मन और भाव को भी स्वस्थ बनाता है और सारा खेल भाव का है। तो भाव अच्छा होगा तो शुक्ल एशिया का विकास हो सकता है, शुक्ल एशिया का निर्माण हो सकता है। और भाव यदि आपके अशुद्ध है तो कृष्ण लेशिया में भी आ सकते हैं, नील और कपोत लेशिया में भी आ सकते हैं। और कृष्ण लेशिया वाला, नील लेशिया वाला, कपोत लेशिया वाला होता है वो कषाय से अभिभूत, कषाय से भरा हुआ होता है, अज्ञान से भरा हुआ होता है, ढेर से भरा हुआ होता है। उनका चिंतन कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है और जिनका स्वस्थ चिंतन नहीं है तो वो स्वस्थ कैसे रहेगा। इसलिए स्वस्थ चिंतन जरूरी है, सम्यक आहार जरूरी है, सम्यक श्वास जरूरी है। श्वास भी लेना सीखना चाहिए। यदि आपको सही श्वास लेना आता है तो आप स्वस्थ हो सकते हैं। मुझे याद है गुरुदेव ने फरमाया था और किताबों में भी है, जिनके दिमाग की शिकायत होनी, श्वास की जिनके शिकायत होती है और यदि वो अनुलोम विलोम का प्रयोग करे तो वो काफ़ी हद तक बीमारी से छुटकारा पा सकता है। जैसे भी बता रहे फेफड़ा के बारे में, लंग्स के बारे में, कैंसर का, यदि आप दीर्घ श्वास अनुलोम विलोम का यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी हद तक आप इस समस्या से मुक्त हो सकते हैं। जैसे भाई ने कहा था नहीं, गोमूत्र की बात है, उसका भी प्रभाव होता है। डॉक्टर तो अपनी भाषा में कहेगा कि देखो वो उसके हिसाब से, और हमारे पास में तो सब इलाज है, समझे नहीं। हाँ, मन का इलाज भी है, वचन का भी है, काया का भी है। कि मुझे क्यों नहीं तो हमारे को पता नहीं है। मेरे जो बड़े संत थे मुनि मोहनलाल जी आमिर, उनके कैंसर था तो काफ़ी चीज़ों का काम में लेते तो पता चल जाए ये लेने से ये होता है, ये लेने से ये होता है। और साथ में ये है कि जो प्रारंभ का दिन, इसके 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज प्रारंभ में यदि पता चल जाता है फर्स्ट और सेकंड में, तब तो काफ़ी हद तक बचने की संभावना रहती है। और तीसरा और चौथा है तो फिर संभावना कम रहती है। और यदि आपको पता चल जाए अवेयरनेस, जैसे आपका ये चल रही 1 महीना तक चलेगा और मतलब कैंसर अभियान है और जागरूकता अभियान, तो जरूरी है केवल कैंसर के प्रति नहीं, पूरे स्वास्थ्य के प्रति, साधना के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। और जो जागरूकता रखता है तो कैंसर को कैंसर भी बना सकता है। क्या कैंसर को कैंसर, कि मान मेरे कैंसर नहीं है तो उसके लिए आप जप तप का प्रयोग करो, दिनचर्या व्यवस्थित कर लो और हमेशा पॉजिटिव सोचो, संतों की संगति में रहो, प्रवचन सुनो, धर्म आराधना करो और मैं स्वस्थ हूँ, तो आपकी बीमारी आपसे दूर हो सकती है और हमेशा आनंद की अनुभूति हो सकती है। ऐसे भी मैंने लोगों को देखा जो वर्षों से उनके कैंसर है, वर्षों के कैंसर है, लेकिन एकदम व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। हमारे मुनि सागरवली स्वामी थे, उनके हार्ट का ऑपरेशन बहुत वर्षों पहले हुआ था, तो उनके खाने पीने का इतना संयम था और बहुत बड़ी उम्र ली उन्होंने, बड़ी उम्र ली। आज भी हमारे ऐसे साधु साध्वी है, लेकिन वो बहुत ध्यान रखते हैं खाने पीने का, चर्या का, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं अखिल भारतीय तेरापन महिला मंडल के निर्देशानुसार मध्य कलकत्ता, यानी मध्य उत्तर कलकत्ता, मध्य कलकत्ता महिला मंडल ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और सभा ने आमंत्रण आरोग्य को विषय पर थोड़ी सी हमने चर्चा की। तो मैं सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। आप सब मन से, वचन से हमेशा स्वस्थ रहे, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचे, नेगेटिव नहीं बोले, नेगेटिव नहीं लिखे, न बोले, न लिखे, न देखे, नेगेटिव भी नहीं देखना। तो हमेशा अच्छा चिंतन रखोगे तो आप काफ़ी हद तक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मुक्ति बाई के भी संतारा चल रहा है। आज 26वां दिन है, 26वां दिन है और तेरापंथ इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में संभवतः एक इतिहास लिखा जाएगा। 103 वर्ष की उम्र में, और 103 वर्ष की उम्र, 103 वर्ष पूरे, 14 मतलब 21 का जन्म है उनका, 21 का जन्म, 103 या 104 जितने हैं, तो बहुत बड़ी आज भी मतलब जागरूकता है। अब धीरे धीरे कमजोरी तो आती है, लेकिन आज भी वंदना करना और बार बार भावना भाना कि मैं कर्मों से मुक्त बनूं, क्रोध मान माया लोभ से दूर हूँ, मेरी आत्मा निर्मल रहे, पवित्र रहे, श्रीमंदिर स्वामी के दर्शन करूँ, गुरु के दर्शन करूँ, ये भावना है। ये भावना भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है।
आप यदि सुबह उठते यदि भावना बातें नहीं, ये जानी श्री संपन्नो हंस्या, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये भावना एक भोजन की भी भावना है, एक भोजन की भी भावना है, तो वो भी व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है। और जब भी आप भोजन करने के लिए बैठते हैं तो पहले देव गुरु धर्म को याद करो, अब मुनिराज पधारे मैं मेरे हाथ से व्रत निभाऊं। और सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र है अपानंग विपसे आए, हमेशा आत्मा को प्रसन्न रखो, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई बीमारी मतलब जिसका आहार विहार कहते नहीं। और आहार विहार के बारे में बताया है, दाएं स्वर भोजन करे बावे पीवे नीर, बाई करवट सोता रहे निरोगा शरीर। जिनका शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो कभी भी रोग नहीं आएगा। रोग आए तो बीमारी के डंडा मार दो, मतलब रोग भाग जाएगा, आएगा ही नहीं है, आएगा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा आज से आप जागरूक, केवल शरीर के प्रति जागरूक नहीं, सबसे पहले आत्मा के प्रति जागरूक। और जो आत्मा के प्रति जागरूक होगा तो फिर धीरे धीरे सबके प्रति जागरूक हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। जो कार्यक्रम आयोजित किया कैंसर जागरूकता अभियान सेमिनार था, तो आभार ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करूँगा मेरा मंडल की मंत्री मंजू बरड़िया आभार ज्ञापन के लिए। इसके आगे के क्रम में मर्यादा महोत्सव सामने है 14, 15, 16 3 दिन साउथ कोलकाता में वंदन। ऊर्जा के अक्षय भंडार युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। विद्वान मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में भक्ति भरा वंदन। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ मुनि श्री का, जिन्होंने महती कृपा करके मध्य कोलकाता को अपना अमूल्य समय प्रदान किया। मैं आभार ज्ञापन करती हूँ डॉक्टर प्रशांत जी पांडे का, जिन्होंने कैंसर अवेयरनेस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कैसे हम इस असाध्य बीमारी से बचें, इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम आभारी हैं ABTMM के प्रति, जो हमें समय पर जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं करने का अवसर प्रदान करते हैं। हम आभार ज्ञापन करते हैं सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री, सभी पदाधिकारियों का व श्रावक श्राविका समाज का, जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मुनिश्री के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। उसके बाद है तो उसके संदर्भ में वक्तामृत स्तोत्र का प्रकाशन प्रकाश जी मालू ने किया है, तो वो उसको भेंट करने के लिए मुनिश्री की बात